So friends, today we will discuss here about the WBCS 2020 question paper which was held on the 9th day of February 2020. So हम लोग यहाँ पर WBCS के क्वेश्चंस को एनालाइज करने वाले हैं। देखो जो भी बच्चे WBCS देने जा रहे हैं, जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स, वो लोग अगर नए हैं, क्योंकि ऑलरेडी WBCS का एग्जाम जो 2021 में होने वाला है, PSC ने उसको डिक्लेयर कर दिया है 22 डे ऑफ अगस्त को होने वाला है ये एग्जाम। लगता नहीं कि ये एग्जाम हो भी पाएगा, क्योंकि कोरोना का भी थर्ड वेव फिर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है इंडिया में एंड अदर एशियन कंट्रीज में भी। वेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एग्जाम हो जाए जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करवा रहा है ये एग्जाम। सो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं सेट बी 2020 का प्रिलिमिनरी एग्जाम का। ऑब्वियसली क्या क्या चीज़ आपको जानना है यहाँ पर, जो लोग नए एग्जाम देने वाले हैं, इस बार फर्स्ट टाइम होगा जिनका WBCS का प्री एग्जाम, वो लोग थोड़ा देख ले। आपको टाइम मिलता है 2.5 घंटा, ठीक है। टाइम अलॉटेड 2.5 आवर्स। टोटल मार्क्स इस क्वेश्चंस का होगा 200 एंड ऑब्वियसली ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क रहता है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे 200। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। कुछ काम की बातें अगर जानने लायक हैं तो यहाँ देखिए, आपको 1/3 मार्क्स, ये क्या, ये है आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी कि फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 यानी कि 33.33% आपका मार्क्स डिडक्ट यानी काट लिया जाएगा। क्या ये क्वेश्चंस पेपर का जो आज एनालिसिस कर रहे हैं, इज इट बेनिफिटेबल फॉर ओनली WBCS एस्पिरेंट? ऑब्वियसली नो। जो क्वेश्चंस पेपर है, आप इस वीडियो को देखिए, ये उस सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होगा जिस भी एग्जाम में इंग्लिश एक पार्ट रहता है, MCQs वाला इंग्लिश एक पार्ट रहता है। जैसे SSC का जो जितना भी एग्जाम होता है, CGL, CHSL, MTS, ये सारा एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पर भी इंग्लिश एक पार्ट रहता है। इसके अलावा भी दोस्तों, जितना भी वेस्ट बंगाल का एग्जाम होता है, जैसे फूड SI बोलिए, या पुलिस सब इंस्पेक्टर बोलिए, या कांस्टेबल ही बोलिए, या कोलकाता पुलिस SI सर्जेंट बोलिए, उन सारे एग्जाम्स में भी इंग्लिश एक पार्ट रहता ही है, तो वहाँ भी रहेगा। यानी कि WBPSC द्वारा लिया हुआ भी एग्जाम होता है, जैसे WBCS मिससेलानियस का एग्जाम्स, LDC क्लर्क एग्जाम, वहाँ भी इंग्लिश एक पार्ट रहेगा। यानी कि वो सभी एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिट होगा आज का वीडियो, जिसमें इंग्लिश एक पार्ट रहता है MCQ फॉर्मेट में। लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को विद एन इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कोई भी इंग्लिश का एग्जाम में फ्रेंड्स 2 पार्ट में क्वेश्चंस रहता है, एक होता है ग्रामर के ऊपर में, दूसरा होता है वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग के ऊपर, कि कुछ क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड होंगे। ग्रामर बेस्ड कहने का मतलब वही जिसमें टेंस, नरेशन, वॉइस, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। वोकैब बेस्ड मतलब एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एटसेट्रा, उन सारे क्वेश्चंस। तो यही सब बन के तो क्वेश्चंस बनते हैं 200। मेरा अप्रोच क्या होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? देखो फ्रेंड्स, या मैं जब एग्जाम्स में बैठता हूँ तो किस तरह का अप्रोच अपनाता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। देखो फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस, ये जरूरी नहीं कि आप तमाम क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली जानते हो। ऑब्वियसली ये कोई भी ऐसा नहीं होता है जो हर क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर जानता है, ठीक है। तो 2 अप्रोच जनरली सबसे बेस्ट अप्रोच माना जाता है। मैं इसी अप्रोच का बात कर रहा हूँ और मेरा भी अप्रोच यही रहता है। एक, जब आप करेक्ट आंसर अच्छी तरह जानते हो, श्योरली करेक्ट आंसर आपको श्योरली मालूम रहता है, देन हिट द करेक्ट ऑप्शन एंड गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, हमको करेक्ट आंसर में कंफ्यूजन रहता है या नहीं जानते हैं, बट हमको इतना मालूम रहता है कि दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर, यानी कि ये ऑप्शंस तो आंसर नहीं होंगे। मुझे करेक्ट नहीं पता, लेकिन मैं इनकरेक्ट को पता कर लेता हूँ, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तब हमको अपनाना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट वन है जब आपको करेक्ट आंसर श्योरली मालूम होगा, और सेकंड अप्रोच तब लगाएंगे जब आपको इनकरेक्ट थोड़ा मालूम होगा, डाउट है करेक्ट आंसर पर, तब आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। मैं यहाँ दोनों ही अप्रोच का बात करूंगा क्वेश्चंस के बीच बीच में, जिस तरह का भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स बिगिन द क्लास। So friends, this is the very first question of the class. Use right preposition. preposition का यूज करना है। क्वेश्चन है, he deals dash cosmetic goods। देखो फ्रेंड्स, डील्स के साथ कौन सा प्रेपोजिशन फिट बैठेगा, यह बात डिपेंड करता है उसके बाद आने वाले शब्द पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, he deals dash cosmetic goods, तो कॉस्मेटिक गुड्स पर बहुत सारा बात निर्भर करेगा कि ऑफ का यूज होगा या विथ का, इन का या ऑन का। तो फ्रेंड्स, डील के साथ जनरली 3 प्रेपोजिशन का यूज हम लोग देखने को पाते हैं। एक है डील इन, दूसरा है डील
विथ, तीसरा है डील आउट। ये तीनों का यूसेज अलग अलग है, डिफरेंट है, और इनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। डील के साथ इन का मतलब होता है टू ट्रेड या टू सेल, बेचना या व्यापार करना, तब इसके बाद में ऑलवेज बैठेगा ए बिजनेस या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्ड बैठेगा। डील इन अ बिजनेस मतलब टू सेल, बेचना, या फिर ट्रेड, व्यापार करना। डील के साथ विथ का प्रयोग तब होता है दोस्तों जब इसके बाद में कोई पर्सन आएगा, कोई व्यक्ति रहेगा, चाहे उस व्यक्ति का नाम रहेगा या ए पर्सन ही यूज रहेगा। डील विथ ए पर्सन, तब इसका मतलब होता है टू बिहेव, व्यवहार करना, बर्ताव करना। और डील के साथ आउट का प्रयोग तब होगा जब इसके बाद में कोई थिंग आएगा, जैसे कि मान लीजिए कार्ड, तो डील आउट कार्ड्स मतलब होता है कार्ड बांटना, यानी पत्ते बांटना। इसका मतलब उस वक्त हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है दोस्तों। डील इन ए बिजनेस मतलब हो जाएगा कोई बिजनेस करना, बेचना कोई सामान, फिर कोई ट्रेड करना, व्यापार करना। डील विथ ए पर्सन मतलब टू बिहेव, जिस पर्सन का बात यहाँ कहा जा रहा है उससे कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसका बर्ताव, उससे बर्ताव करना। डील आउट कार्ड्स मतलब कार्ड बांटना, जैसे डील आउट स्वीट्स मतलब स्वीट बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ फिट बैठेगा। तो इसके बाद आने वाले शब्द पर हम लोग ध्यान देते हैं। कॉस्मेटिक गुड्स, कॉस्मेटिक गुड्स किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। तो ही डील्स इन कॉस्मेटिक गुड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही डील्स इन कॉस्मेटिक गुड्स, यानी वो कॉस्मेटिक गुड्स का व्यापार करता है या वो कॉस्मेटिक गुड्स बेचता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेशन। विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस? कौन सा फॉर्म का यूज कर रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सवाल है स्टेटमेंट का, एवरीवन इज हैप्पी ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन। क्रिसमस उत्सव के दौरान सभी हैप्पी हैं, खुश हैं। इसको हमें किस फॉर्म में बदली करना है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ये सेंटेंस ऑलरेडी एक सिंपल सेंटेंस में है, हमको इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एनालिसिस के दृष्टिकोण से एज पर द एनालिसिस सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, एंड द चौथा एंड द फोर्थ वन होता है मिक्स्ड सेंटेंस। एक स्टेटमेंट दिया है जो सिंपल सेंटेंस में है और हमसे पूछ रहा है कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ों का आपको जानना होगा, क्योंकि हमारा सवाल सिंपल में है और बनाना कॉम्प्लेक्स में है। पहले सिंपल सेंटेंस को जानते हैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज रहता है उसके साथ में, और दूसरा कोई क्लॉज नहीं रहता है, बल्कि वर्ड रहेगा या कोई फ्रेज रहेगा, एक ही प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा। समझ में नहीं आया? क्योंकि क्लॉज ही समझ में नहीं आता है बहुतों को, तो शॉर्टकट तरीका में इस तरह से समझ लीजिए। ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहेंगे जिसमें मेन सब्जेक्ट एक ही हो और उसके साथ आने वाला फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब भी एक ही हो, और बाकी जो भी वर्ड्स लगे रहेंगे वो सारे कोई अदर वर्ड्स रहेंगे, फ्रेज रहेंगे, बट क्लोज नहीं रहेंगे। वो लोग एक ही क्लोज रहेगा जहाँ प्रिंसिपल क्लॉज, उसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस। एक ही मेन वर्ब रहेगा और एक ही मेन सब्जेक्ट भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी स्टेटमेंट को देखिए, एवरीवन इज हैप्पी ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन। सब्जेक्ट कौन है? एवरीवन। वर्ब कौन है? एक सब्जेक्ट है एवरीवन और एक ही वर्ब है इज, और कहीं पर भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लगा है। ये लोग कोई कंप्लीमेंट है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेजेस है, जो सेंटेंस के अर्थ को मोर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, इसलिए यूज हुआ है। लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखें तो सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस या क्लॉज का निर्माण हो चुका है यहाँ पर। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के लिए मैं 2 तरीका का बात करूंगा यहाँ पर। पहला तरीका है जिस क्लॉज में या जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और साथ में उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का संख्या जितना भी हो सकता है, मोर देन 1 भी रह सकते हैं, 2, 3, 4 जितना भी रह सकता है, बट प्रिंसिपल क्लॉज का संख्या यहाँ पर एक ही रहेगा। ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में नहीं आया? क्योंकि क्लॉज भी समझ में नहीं आता है बहुतों को, तो उनके लिए एक शॉर्टकट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉज तो मिलेंगे। क्लॉज तो पहचान ही पाएंगे ना, सब्जेक्ट रहेगा अलदा, वर्ब रहेगा अलदा, इससे पहचान लेंगे। उन दोनों क्लॉज का ज्वाइनिंग किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुआ रहेगा। ठीक है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का ज्वाइनिंग किससे हुआ रहेगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं? ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैं 1-2 सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो ज़्यादातर यूज होते हैं उसको लिख दे रहा हूँ। एज, दैट, बिकॉज,
और जितना भी हमारा WH वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि हु, whom, what, when, whose एंड so on एटसेट्रा, और भी ऐसे 8 WH वर्ड्स आते हैं इंग्लिश ग्रामर में। whens को भी अगर पकड़ लें तो 9 कहे जाएंगे। तो जब भी सेंटेंस इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सहायता से ज्वाइन होगा, एज से, दैट से, बिकॉज से, या कोई भी WH वर्ड से, तो वो सेंटेंस पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाए। सिंपल सेंटेंस में ये सब कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनमें से कोई एक कंजंक्शन यूज होगा। अब आते हैं ऑप्शन में, कौन सा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं है, इसको एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, व्हेन क्रिसमस सेलिब्रेशन ओकर एवरीवन इज हैप्पी। देखिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन ओकर, ये एक क्लॉज है, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी ये दूसरा क्लॉज है। ये दोनों क्लॉज व्हेन से जुड़ रहा है, व्हेन भले पहले लिखा गया है लेकिन व्हेन से जुड़ रहा है। यहाँ पर ये जो व्हेन है ये तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है व्हेन, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हाँ, ये आंसर हो सकता है। देखते हैं आगे, ऑप्शन बी में आते हैं, ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन एवरीवन इज हैप्पी। क्या यहाँ पर कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है? नहीं हुआ है। और यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट भी एक ही है, वर्ब भी एक ही है। ये रहा सब्जेक्ट, एवरीवन इज हैप्पी, वर्ब भी एक ही है। तो ये तो एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को तो हमको कॉम्प्लेक्स बनाने हैं ना, सिंपल को सिंपल ही बना के फिर से दे दिया ऑप्शन बी में, इसलिए इसको एलिमिनेट कीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को अगर देखते हैं, एवरीवन ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन इज हैप्पी, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब हैप्पी। फिर से एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसको भी एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन डी को देखिए, हैप्पी एवरीवन इज, हैप्पी इज एवरीवन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, व्हेन क्रिसमस सेलिब्रेशन ओकर्ड, और ये वर्ब है दूसरा। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सब्जेक्ट है, क्रिसमस सेलिब्रेशन, दो सब्जेक्ट, एक हैप्पी और एक क्रिसमस सेलिब्रेशन। हैप्पी का वर्ब है इज, क्रिसमस सेलिब्रेशन का वर्ब है ओकर्ड, जो एक V2 में है, पास्ट टेंस में है, और व्हेन से ये जुड़ा है, और व्हेन तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है, इसीलिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब बी और सी आंसर नहीं होगा, लेकिन ए और डी आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों में व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है और दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब करेक्ट आंसर क्या है इसमें? तो देखिए दोस्तों, टेंस का एक सिंपल सा रूल है, जब भी एक ही सेंटेंस में दो क्लोज आएंगे ना, तो जनरली, कोई ऐसा नहीं होगा, बट जनरली दोनों ही क्लोज का टेंस सेम होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये पहला क्लोज कौन सा टेंस में है? इज लगा के, प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा क्लोज क्रिसमस सेलिब्रेशन ओकर, ये कौन सा टेंस में है? ओकर्ड, V2 है ना, वर्ब का दूसरा फॉर्म, यानी पास्ट टेंस में है। तो एक प्रेजेंट में है और एक पास्ट टेंस में है, इसीलिए ये सेंटेंस ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आंसर के रेस से हट जाएगा। अब तो ऑप्शन ए ही बचा है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन बोल रहा है, आई नीड डैश नोट। अब चार ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर ए आया है और इसके बाद में खाली जगह दिया हुआ है और उसके बाद जो भी वर्ड आया है वो नाउन में है, तो इसके बीच में आने वाले जो भी शब्द होंगे, नाउन होंगे, वो भी सिंगुलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो सिंगुलर है ना। तो इस ऑप्शंस में ए, बी, सी, डी में कौन सा है वो वर्ड जो सिंगुलर है पूरी तरह से? ऑप्शन बी को आप देखिए तो पूरी तरह से सिंगुलर है। देखिए, कहीं पर एस नहीं लगा है, ठीक है, प्लूरल वर्ड नहीं आया है यहाँ पर। इसको अगर देखिएगा तो आप यहाँ पर लग गया है एस हंड्रेड्स में, तो ये भी प्लूरल बन जा रहा है एक तरह से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ एक और बात करना चाहूँगा, जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर इस तरह रहता, आई नीड डैश, इस तरह रहता, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? मान लीजिए ऑप्शंस में यही सब ऑप्शंस है, ठीक है, अगर यही सब ऑप्शंस होगा तो उस वक्त करेक्ट आंसर हमारा हो जाता ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? ए हो जाता, ठीक है, जो ऑप्शन ए में है, 500 रुपीज़ प्लूरल फॉर्म में आता, ठीक है। क्यों? यहाँ प्लूरल है इसीलिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक स्ट्रक्चर ग्रामर में फॉलो होता है ऐसे सेंटेंस में, जब भी कोई कार्डिनल एडजेक्टिव आए तो उसके बाद जो भी नाउन आता है वो ऑलवेज क्या रहता है? प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को आप याद रखें, कार्डिनल एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद में ऑलवेज प्लूरल नाउन आएगा। जब ए नहीं रहेगा उस वक्त का बात है, ठीक है। अब कार्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं बहुत को ये भी नहीं मालूम, तो कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5 5 5 5, तो ये सारा कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है, 100 तो इसी के साथ है, उस मीनिंग में फिट है। तो ये जो नाउन है ये प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो इसीलिए इस केस में आई नीड डैश
इस केस में आंसर हो जाएगा आई नीड 500 रुपीज़। बट क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए है तो सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, इसीलिए सिंगुलर आएगा। और एक बात और बता दूं, ऐसे केसेस में जो भी कार्डिनल एडजेक्टिव आएगा उसके बाद में हाइफन जरूर रहेगा। यहाँ देखिए हाइफन जरूर है। समझ में आया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इट इज 9 o'clock इन दार्जिलिंग इन द मॉर्निंग एंड डैश। अब डैश के बाद में कौन सा क्लॉज बैठेगा? एंड से जुड़ रहा है सेंटेंस। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया था कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस का। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस एंड से जुड़ेगा ना दोस्तों, दो क्लोज के बीच में एंड आएगा तो वह एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है। और हमने ये भी बात किया था कि टेंस का जो साधारण रूल है दोस्तों, उस रूल के हिसाब से दोनों ही क्लोज का टेंस सेम होना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इज का क्लोज में है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में 9 o'clock अभी का बात कर रहा है, एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात कर रहा है एक तरह से। अब इसका इशारा कंटिन्यूअस की तरफ है, तो इसका आंसर की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन डी को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पास्ट टेंस है। स्नोड भी2 है, ये पास्ट टेंस है। बाय द वे इसका मीनिंग क्या हुआ? इट इज़ 9 o'clock इन दार्जिलिंग इन द मॉर्निंग। दार्जिलिंग में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। एंड डैश, ऑप्शन ए में बोल रहा है देयर इज स्नो, बर्फ है। इट इज स्नोइंग, बर्फ पड़ रहे हैं। इट स्नोज, बर्फ गिरते हैं। इट स्नोड, बर्फ गिरते थे। तो यहाँ पर तो प्रेजेंट में है ये, तो ये भी प्रेजेंट में ही होना पड़ेगा यहाँ पर जो भी सेंटेंस आएगा। तो इसीलिए हम लोग डी को तो तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ए बी सी तीनों ही प्रेजेंट टेंस में है। अब तीनों प्रेजेंट टेंस में है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो अभी अभी हमने बात क्या किया था, इट इज़ 9 o'clock कहने का मतलब मॉर्निंग के सुबह के 9 बज रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आखिर कहते किसको है, थोड़ा सा जान लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जब सेंटेंस को लिखा या बोला जा रहा होगा ना, उस वक्त वो कार्य भी घटित हो रहा होगा। जैसे वी आर प्रैक्टिसिंग WBCS क्वेश्चन नाउ। हम लोग अभी WBCS के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब मैं ये बात को कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करने का काम कंटिन्यू में है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है। तो इट इज़ 9 o'clock इन दार्जिलिंग इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बज रहे हैं दार्जिलिंग में। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। जिस वक्त वो बोल रहा है उस वक्त वो समय 9 बज भी रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा है इसका। तो इसीलिए इसके बाद आने वाला जो भी क्लोज होगा ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में इज, एम या आर, तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आता है। ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रहता है। अब जो ऑप्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है वही होगा करेक्ट आंसर। तो अगर इस स्ट्रक्चर में आप मिला के देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इस स्ट्रक्चर में है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगना चाहिए, ये रहा सबसे पहले सब्जेक्ट सभी के पास है। उसके बाद इज ए मार, तो ये इसके पास भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ इज नहीं है, इसको एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, यह ऑप्शन बी में सिर्फ आपको दिखेगा। इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेशन। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पुल योरसेल्फ टुगेदर। ये पुल योरसेल्फ टुगेदर का मीनिंग क्या है, सीधा मतलब यही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से वोकैबुलरी बेस्ड है दोस्तों, यानी वर्ड मीनिंग। अब जिसका वर्ड मीनिंग याद है, पुल योरसेल्फ टुगेदर, इस फ्रेज का, इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का वर्ड मीनिंग याद है, वो इजीली इसको बना पाएगा। इसमें ग्रामर का कोई फंक्शन नहीं है, ग्रामर का कोई यूज ही नहीं है। तो पुल योरसेल्फ टुगेदर का मतलब होता है दोस्तों खुद में काबू पाना या शांत होना। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, खुद में काबू पाना या फिर शांत हो जाना। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे लेकिन खुद में आप काबू पा लिए, शांत हो गए। ठीक है। तो शांत होना या खुद में काबू पाना, ये वाला वर्ड मीनिंग किस ऑप्शन में है देख लीजिए। ड्रैग वन सेल्फ, हेल्प वन, गेट एंग्री, ये तो एंटोनिम हो गया, ऑपोजिट हो गया। काम डाउन बाय वन सेल्फ, काम डाउन तो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, काम डाउन मतलब शांत हो जाओ। यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। है अगला सवाल, यूज करेक्ट एक्सप्रेशन आई डैश द पेशेंट विल डाई। अब यहाँ पर क्या होगा, होप, थिंक, सी, एम अफ्रेड। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर पेशेंट विल डाई, इस क्लोज पर आप ध्यान दीजिए। पेशेंट विल डाई, उस पर भी डाई को खास तौर से, मरना।
अब एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, यहाँ कॉमन सेंस वाला थोड़ा सा बात है। वर्ड मीनिंग तो मेरे ख्याल से सभी को पता ही है, ये कॉमन यूज होता है डेली लाइफ में। उम्मीद करना, होप माने उम्मीद करना या आशा करना, थिंक माने सोचना, सी माने देखना, एम अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरना होता है। पढ़ के देखिए और चेक कीजिए खुद, इसको कोई भी कर पाएगा। आई होप द पेशेंट विल डाई, मुझे उम्मीद है पेशेंट मर जाएगा। अरे उम्मीद तो हम लोग अच्छे के लिए करते हैं ना। होप कब होता बोलिए? आई होप द पेशेंट विल रिकवर सून, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा, ऐसा रहने से हम लोग होप का यूज करते हैं। यहाँ डाई का बात कर रहा है, क्या हम लोग मरीज के मरने का उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो एलिमिनेट कीजिए, ये गलत है। थिंक, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि पेशेंट मर जाएगा, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ये भी गलत है। अब एम अफ्रेड को चेक कीजिए, आई एम अफ्रेड द पेशेंट विल डाई, मुझे डर है कि पेशेंट मर जाएगा। हाँ, ये ठीक बैठ रहा है, मरने का बात कर रहा है और इस बात से उसे दुख है, डर डर है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वी डैश आवर डिनर लास्ट नाइट, इस वर्ड पर आप खास ध्यान दीजिए, लास्ट नाइट पर। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ब फॉर्म, राइट वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म कहने, जब भी वर्ब फॉर्म बिठाना होगा ना, सीधा आप समझ लीजिए वो टेंस का ही बात कर रहा है, क्योंकि वर्ब पूरी तरह डिपेंड रहता है टेंस पर। वर्ब आप समझते हो तो टेंस जानते हो, समझ लीजिए। तो लास्ट नाइट, ये जो वर्ड आएगा ना, जब भी लास्ट नाइट या लास्ट डे या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, समझ लीजिए ये ऑलवेज एक टेंस में यूज होता है। वो कौन सा टेंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पास्ट सिंपल टेंस। देखिए पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में ऑलवेज वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है। तो अब यही देखिए, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी लग चुका है वी, अब वर्ब का दूसरा फॉर्म चाहिए। कौन सा ऑप्शन में वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये रहा, टुक। टेक का वर्ब का दूसरा फॉर्म है, 3 फॉर्म होता है ना, एक होता है टेक जो V1 है, उसके बाद होता है टुक जो V2 है, और लास्ट में आता है टेकन, ये V3 है। हमको टुक से मतलब है, तो ये रहा टुक, ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर है। तो 7 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ये रहा हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, नेवर डैश अपॉन द मार्जिनलाइज्ड फुल स्टॉप, फिल इन विद द राइट फ्रेजल वर्ब। किससे भरना है, फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, इसका बात करते हैं पहले। देखो दोस्तों, नॉर्मल वर्ब तो हम लोग को मालूम है, जैसे गो, कम, प्ले, गेट, लुक, सी, ये सारे वर्ब। इसी नॉर्मल वर्ब के बाद में जब भी कोई प्रेपोजिशन बैठता है या फिर समटाइम कोई एडवर्ब, तो वो एक नया वर्ब का निर्माण करते हैं, तो न्यू मीनिंग। ठीक है, मीनिंग भी नया आएगा और वर्ब भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, विथ मीनिंग रूप धारण कर लेता है नया वर्ब का, उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, जैसे कि गेट, गेट का मतलब जानते हैं सभी, पाना, गेट माने पाना। इसके साथ में एक प्रेपोजिशन लगाते हैं यूपी, अप, तो अब गेट अप का मतलब हो जाता है उठना, राइज। ये रहा, बिल्कुल नया वर्ब बन गया ना, गेट का मतलब कहाँ, पाना, और गेट अप का मतलब राइज। ठीक, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। समझ में आ गया फ्रेजल वर्ब दोस्तों। अब आते हैं सवाल में, तो कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज होगा। ऑप्शन ए में है लुक ओवर, लुक डाउन, लुक थ्रू, और लास्ट में डी ऑप्शन में है लुक इनटू। आपको इन सब ऑप्शंस का मीनिंग मालूम होना पड़ेगा। अगर आपको ये वर्ड मीनिंग में नहीं मालूम है, फ्रेजल वर्ब नहीं मालूम, तो फिर इसको नहीं बना पाएंगे। ग्रामर का बहुत ज़्यादा फंक्शन यहाँ पर नहीं है। नेवर डैश अपॉन द मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है वंचित लोग, गरीब लोग, जिनको अधिकार मिलना चाहिए लेकिन वो अधिकार से वंचित हैं। ठीक है, उनको मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं, पुअर पीपल समझ लीजिए। तो गरीब लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, नेवर, लुक ओवर नहीं करना चाहिए, लुक डाउन नहीं करना चाहिए, लुक थ्रू नहीं करना चाहिए, लुक इनटू नहीं करना चाहिए। वर्ड मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो मैं इसका वर्ड मीनिंग सभी को बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जान जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो दोस्तों, लुक ओवर का मतलब पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है, सी देखना, लेकिन ऊपर ऊपर देखना। ठीक है, इसका मतलब सी ही होता है, देखना ही होता है, लेकिन ऊपर ऊपर, अनअटेंटिवली, बिना ध्यान दिए हुए देखना। लुक डाउन का मतलब होता है, अगर लुक डाउन के साथ ऑन लगा हो या फिर अपन लगा हो, तो इसका वर्ड मीनिंग हो जाता है उस वक्त किसी को
तुच्छ समझना, नीचा समझना। उसी तरह से लुक थ्रू का मतलब होता है पढ़ लेना, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। जैसे द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस जांच पड़ताल कर रहा है मैटर में, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, अब आप खुद देखिए यहाँ पर। नेवर क्या करना चाहिए, लुक डाउन अपॉन द मार्जिनलाइज्ड। जो भी मार्जिनलाइज्ड पीपल है, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए। ये इंसल्टिंग वर्ड है एक तरह से। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुक डाउन अपॉन। देखिए दोस्तों, अपुन के जगह ऑन भी लग सकता है, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, जो लुक से ही बना हुआ है। एक और एग्जाम में बहुत आता है, वो भी देख लीजिए आप लोग। जैसे लुक आफ्टर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, ठीक है, देखभाल करना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। वर्ड जेनोसाइड मीन, जेनोसाइड का मतलब क्या होता है। ग्रामर में आपको एक चैप्टर मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको ये चैप्टर मिलेगा। इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये एसएससी के एग्ज़ाम में, पीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। एक ही शब्द होता है जब अनेक शब्दों के लिए, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। जेनोसाइड का क्या मतलब होता है, देखो कोई भी वर्ड लगा है ना, इधर कोई वर्ड है, इसके बाद में जब भी CIDE लगा रहेगा, CIDE, तो याद रहे उस पूरे वर्ड का मीनिंग हो जाता है किलिंग या फिर मर्डर से रिलेटेड, ठीक है, हत्या या मार डालने से रिलेटेड, ठीक। तो अब आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या है, जेनोसाइड। तो साइड का मतलब तो किलिंग, मारना। जेनो का क्या मतलब होता है, जेनो का मतलब होता है वंश या फिर रेस। तो जेनोसाइड का मतलब क्या हो जाता है, रेशियल किलिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशियल किलिंग, ठीक है। और भी मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर होमिसाइड एक क्वेश्चन आता है इसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। होमिसाइड का क्या मतलब होता है, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों को मार डालना। वैसे ये जेनोसाइड और होमिसाइड में फ़र्क क्या है, जेनोसाइड का मतलब रेशियल किलिंग, रेशियल किलिंग का मतलब क्या, एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे 1940s और 50s के टाइम, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में जर्मनी में हिटलर ने क्या किया था, जो भी ज्यूस समुदाय के लोग थे, यहूदी लोग थे, उनको चुन चुन के उन्होंने मारा था, ठीक है, अपने देश से भगाया था, मारा था। गैस चैम्बर ट्रेजिडी, ये वाला घटना आपको याद ही होगा, इतिहास में पढ़े होंगे। तो वो पूरा ज्यूस समुदाय के, ज्यूस रेस को, वंश को ख़त्म करने में तुला हुआ, तो उनको बोलेंगे रेशियल किलिंग, क्योंकि वो सभी को नहीं मार रहा था, सिर्फ ज्यूस को और एक आध जाति थे उन लोगों को मार रहा था वो। और होमिसाइड मतलब यहाँ पर कोई रेस का बात नहीं, कोई भी ह्यूमन बींग को मार डाला जाएगा यहाँ पर। जैसे वार जब होता है, लड़ाइयाँ, युद्ध जब होता है, तो क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, तो होमिसाइड कहलाएगा वो। इसी तरह से आप देखिए सुसाइड, ये ऑप्शन में ही है, ऑप्शन सी में CIDE लगा है, तो ये तो आत्महत्या होता है। सुसाइड का मतलब खुद को ही मार डालना। और भी बहुत सारा होता है, जैसे इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, बच्चा, ठीक। साइड माने मार डालना, तो शिशु को मार डालना, बच्चे को मार डालना, इन्फेंटिसाइड। उसी तरह होता है पेट्रीसाइड या फिर मेट्रीसाइड या फिर फ्रेट्रीसाइड। इन सबके साथ क्या लगेगा, साइड। पेट्री का मतलब होता है पिता, पेट्रीसाइड यानी कि अपने पिता को मार डालना। मेट्रीसाइड अपने माँ को मार डालना। फ्रेट्रीसाइड यानी अपने भाई को मार डालना। इस तरह से ये वर्ड मीनिंग आता है एग्जाम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक और वर्ड है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसी में से है रिजिसाइड। ये भी मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में, रिजिसाइड। इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ द किंग, राजा को मार देना, ठीक है। तो जेनोसाइड का मतलब होता है रेशियल किलिंग। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच।
ये तो मैंने आंसर ही बोल दिया एक ही साथ। देखो दोस्तों, दरअसल बात क्या है कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये, इसीलिए मेरे मुंह से पढ़ते ही आंसर निकल गया, क्योंकि अक्सर हम लोग बातचीत करने के दौरान बोलते भी है तुम्हारे घड़ी में कितना बज रहा है, तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ये बोलते ही है मेरे मुंह से, इसलिए ऑटोमेटिकली निकल गया ये। तो इसका 10 का करेक्ट आंसर होगा ए। याद रखिए आप इसको कि ये कुछ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं कुछ कुछ फ्रेजेस के साथ, शब्दों के साथ, ठीक है, सेंटेंस में। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच करेक्ट आंसर है इसका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11। Select the correct option. I was sure I dash meet him. अब I के बाद क्या होगा? I क्या है? एक सब्जेक्ट है, और meet क्या है? एक मेन वर्ब है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ऑप्शन में सारा हेल्पिंग वर्ब ही है, वुड, विल, शेल, शुड। कौन सा आंसर यहाँ फिर बैठेगा? देखो दोस्तों, मैंने टेंस का तभी भी बात किया था, बहुत सारा क्वेश्चन ना टेंस बेस्ड है यहाँ पर, यह हर एग्जाम में रहता है, ग्रामर में तो टेंस बहुत अहम रोल निभाता है ना। टेंस में मैंने बताया था, जब भी दो क्लॉज आते हैं एक ही सेंटेंस में, तो दोनों क्लॉज का टेंस क्या होता है? सेम होता है, मैंने बताया था। यहाँ पर देखो, ये है पहला क्लॉज। क्लॉज को कैसे पहचान रहे? इसके पास भी एक सब्जेक्ट है, इसके पास अपना एक वर्ब है, यहाँ एक सब्जेक्ट है, यहाँ अपना एक वर्ब है। तो यहाँ पर ना एक्चुअली में दैट लगा हुआ है, लेकिन इसको आजकल मॉडर्न इंग्लिश में नहीं लिखने का ज़रूरत है। पूरा बोलेंगे तो ऐसा होगा, ठीक से, अगर पूरी तरह बोलेंगे आई वॉज श्योर दैट आई डैश मीट हिम, ऐसा होगा। लेकिन दैट को नो नीड टू राइट नाउ, ठीक है, आजकल ज़रूरत नहीं मॉडर्न इंग्लिश में लिखने का इसको, या उच्चारण भी करने की ज़रूरत नहीं, मेंशन करने का। आई वॉज श्योर आई डैश मीट हिम, ये देखिए, ये एक क्लोज है, आई वॉज श्योर, और यहाँ से दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है। तो जब भी एक ही सेंटेंस में दो क्लोज लगेगा ना, तो दोनों सेम टेंस का होना पड़ेगा। बार बार, कई बार सेंटेंस में ये बात मैंने कहा, कई बार क्वेश्चन में बताया ये बात। तो ये देखिए, आई वॉज श्योर, वाज लगा है, इसका मतलब पास्ट टेंस है ना। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? पास्ट टेंस वाला कोई वर्ड आना चाहिए, और पास्ट टेंस वाला वर्ड यहाँ पर है वुड। विल का पास्ट टेंस होता है वुड। शेल का भी तो शुड होता है, तो शुड क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुड का दूसरा यूज भी होता है चाहिए की तरह। वुड एग्जैक्टली, शेल और विल दोनों के लिए एग्जैक्टली वुड ही यूज होता है। अगर आप लोग नरेशन जानते हैं, ठीक है, नरेशन पढ़े हैं, तो फिर समझ में आएगा मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। नरेशन का भी एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।